हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का एक पेपर करवाने वाला हूँ। PYQ है ये, ठीक है। ये है PYQ, जिसका कोड नंबर है 2232 और सेट सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी MCQ हैं आज की वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे, यानी कि 1 से लेकर 20 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्लियर तरीके से सही से समझ के क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, ट्राई करना है कि अगर आपको आंसर डायरेक्टली पता है तो आप आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है ना। बाकी हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे वाले को ना सेपरेट कर देना, ये एलसीएम है, दोनों के तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन कॉस जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट। क्या होता है माइनस का कॉट, ध्यान रखना, क्योंकि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है सेक माइनस का सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आपको एफ एक्स दे रखा है और इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से एक्स, 0 से एक्स का इंटीग्रेशन है और टी इंटू साइन टी। अब आपको एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। तो इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला याद होगा u इंटू वी का। u इंटू वी में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लगता है, u और v का इंटीग्रेशन माइनस v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन फिर से इस तरीके से। अब यहाँ पर u क्या है v क्या है, आइलेट आपने सुना होगा, आइलेट में आपको देखना है। आइलेट में देखो ये क्या है एलजेब्रा, ये, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा पहले आ रहा है, तो एलजेब्रा को u मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को v मानेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब u का एज इट इज, यानी कि t को एज इट इज, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन अब डायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्टली कर दो आप, टेंशन मतलब है ना, क्योंकि 1 नंबर का ये तो क्वेश्चन है। तो v का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, यानी कि t का डेरिवेटिव अब विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो 1 हो जाएगा। और v का इंटीग्रेशन, यानी कि इसका इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा माइनस का कॉस dt। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का t कॉस t, कॉस का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा साइन t, और इसमें लिमिट दे रखी है आपको 0 से x। अब पहले x रखेंगे, जहां जहां t लिखा है वहां पर क्या रख देंगे, x रख देंगे, ठीक है, और फिर माइनस करके 0 रखेंगे, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा हर किसी में, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपका ना कोई ऑप्शन दे नहीं रखा वैसे कि माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सिंपल सा कंसेप्ट है ई एक्स, और क्वेश्चन में दे रखा है ई एक्स सेक एक्स और 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें ये जो फॉर्मूला लगता है ना इंटीग्रेशन का, वो लगता है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर याद हो तो आपको, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर हो जाता है, इसका जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है वो हो जाता है ई एक्स एफ एक्स, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि पहले तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो sec x को, तो ये हो जाएगा sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। अब अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो देखो बताओ sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है, यानी कि ये एफ एक्स हो गया आपके लिए, ठीक है, और ये हो गया एफ डैश एक्स, तो इसमें फॉर्मूले में अप्लाई हो गया, तो यानी कि इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स की जगह पर क्या है sec x, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए। तो देखो सर्कल जो होते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी जो रेडियस है वो ए है, यानी कि वो एक कांस्टेंट नंबर है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरीके से। अब बोल रहा है उसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं। देखो ऑर्डर का मतलब ये पूछना होता है उसको कि इन संख्याओं को, जैसे कि यहाँ पर एच और के लिखा है ना, इन संख्याओं को कब तक आप इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एलिमिनेट। जितने भी आर्बिटेरी कांस्टेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए उतनी ही बार क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दो, क्योंकि इसमें कितने माने जा रहे हैं, हमने दो माने जाएंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। Next, the value of lambda for which the two vector this and this are perpendicular। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो इक्वल टू जीरो होता है। तो आपको क्या रखना है कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि जो कॉफिशिएंट होते थे ना उनके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि टू का थ्री के साथ, क्योंकि टू टू आई था और थ्री आई है, तो टू इंटू थ्री हो जाएगा, टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस वन को लेमडा से तो माइनस का लेमडा, टू को वन से तो टू इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा सिक्स माइनस लेमडा और प्लस का टू इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस लेमडा इक्वल टू में माइनस एट, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एट, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी एट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है आपको, वेक्टर दे रखा है ये, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा, जो कि ए अपॉन में कुछ इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम मान लेते हैं पी वेक्टर, ठीक है, तो ए अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा बी अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा सी अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए क्या है आपके पास यहाँ पर वन का, आई के साथ क्या है वन, बी जे के साथ भी क्या है वन, और के साथ है माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, यानी कि रूट सिक्स आ जाएगा इसका। तो ए क्या है वन अपॉन में रूट सिक्स, बी क्या है वन अपॉन में रूट सिक्स, एंड सी क्या है आपके पास माइनस टू अपॉन में रूट सिक्स। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है आपका, वन अपॉन रूट सिक्स एंड माइनस टू अपॉन में रूट सिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेवंथ, ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट पी ए गिवन दैट बी और बी गिवन दैट ए इज नॉट इक्वल दे रखे हैं पहले तो, और नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है कि पी ए गिवन दैट बी और पी बी गिवन दैट ए बराबर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो नीचे होता है उसको ही लिखते हैं, ऐसे इसमें भी ए इंटरसेक्ट बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो ऊपर वाली टर्म तो कट जाएगी, इधर चला जाएगा, तो पी ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा, तो यही आपका क्या है ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि पी ए और पी बी बराबर हो जाएगा कब, जब उनके गिवन दैट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि आर फंक्शन है आर टेंस टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स
ध्यान रखना R टेंस टू R का मतलब है रियल नंबर लेने हैं सारे, ठीक है ना, रियल नंबर मतलब सारे नंबर लेने हैं, सिंपल सी बात है। बट क्या नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको x की जगह पर 1 रखना है, ठीक है ना। तो 1 रखने पर 1 आएगा, -1 रखो तो क्या आएगा, तो भी 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये नॉट 1 1 हो गया, 1 1 नहीं रहा, क्योंकि 1 1 क्या कहता है, एक डोमेन का एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अलग अलग आ रही है, मतलब सेम आ रही है, तो ये नहीं है। अब दूसरा क्या है कि दूसरे में ना जो ऑन टू होता है, ऑन टू के लिए क्या करना होता है, हमें एफ एक्स को वाई मान लो और एज्यूम करो कि वाई की जगह पर कोई वैल्यू आनी चाहिए। हम चाहें कि भाई वाई की जगह पर हमें कोई वैल्यू लानी है, तो वाई की जगह पर वैल्यू लाने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमें -1 चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या चाहिए, -1, रियल नंबर है, ठीक है ना। बट -1 के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा रूट में फोर्थ पावर रूट हो जाएगा और -1 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू अगर आप ये रखोगे ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1। बट x की वैल्यू क्या है, ये रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू x की तो नहीं रख सकते, बट हमें लानी ये है। तो इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि y की वैल्यू -1 आ सके, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, नॉट ऑन टू हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नॉट ऑन टू। ऑन टू तब होता है जब वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और नॉट ऑन टू तब होगा जब वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ना तो 1 1 है और ना ऑन टू है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। नाइन्थ, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है आपको, साइन इनवर्स -1/√2। अब देखो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होती है, पहले तो ये समझ लो। साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है, यानी कि और क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होती है, इन दोनों में आनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव इधर आती है और पॉजिटिव इधर आती है, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास साइन इनवर्स आ जाए तो माइनस पहले बाहर लो, साइन इनवर्स 1/√2 इस तरीके से लेंगे। अगर कॉस का आता है ना, जैसे कि कॉस आ जाता है, कॉस इनवर्स -x आ जाता है, तो उसको लिखना होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस आता है तो उसको पाई माइनस लिखना होता है, और साइन आता है तो उसको माइनस बाहर लेना होता है, ठीक है ना। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 पर। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का π/4, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, 10th, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंट्री 0 2 0 और 2। देखो एंट्री कितनी है, 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर देना है, यानी कि 9। तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 512। ध्यान रखना ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए आपको क्या करना है, जितनी एंट्री दे रखी है उसको लिखोगे नीचे। जैसे अगर 3 दिया होता तो 3 की पावर 9 हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने x की जगह पर 2.1 रखा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर x की जगह पर 2.2 रखा तो भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, बट इससे कोई फर्क नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है आपको कॉन्टिन्यूस निकालना है, कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा, ध्यान रखना है आपको कि जो आपका ना नॉन इंटीजर होते हैं ना, नॉन इंटीजर्स, उसी पर क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। तो अब देखो ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, कि नॉन इंटीजर। आपको बस ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो नॉन इंटीजर्स पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1.5, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12th भी ऐसी है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, बट हम 5 नंबर के हिसाब से नहीं करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पता है आपको, बट इसने 1 नंबर में दे दिया है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूस कहाँ पर है, 0 पर, -1 पर, या कॉन्टिन्यूस -1 पर है, 0 पर है, क्या है। तो देखो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये आपको वैल्यू क्या दे रखी है, जो भी वैल्यू दे रखी है उनको इक्वल टू 0 रखो पहले तो उससे क्या है, आपके पास 2 वैल्यू आएंगी, ये यानी कि 2 वैल्यू आ गई। देखो अब इन्हीं दोनों वैल्यू पे तो पूछ रहा है,
एक -1 है और एक 0 है। देखो हर जगह 0 और -1 है, ठीक है। इसका मतलब 0 और -1 पे तो हो गई होगा, गारंटेड है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है? उन वैल्यूज पर जहां पर से ये निकल के आता है, यानी कि 0 पर और -1 पर ये कॉन्टिन्यूस होगा हमेशा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इक्वल टू -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है कि कैसे आया कैसे नहीं आया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बट हमें नॉर्मल तरीके से समझना है कि करना क्या है आपको। अगर 1 नंबर में आ गया तो 1 नंबर में आने पर आपको इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। अगला, if line make an angle π/4 with each of y and z, यानी कि x के बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, then the angle which it make with x axis, एंगल x के साथ क्या होगा? तो x के साथ जो एंगल होगा वो होगा इसका 0। तो अब क्या होता है कि cos अल्फा होता है, cos अल्फा, तो इसका मतलब cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है π/2, यानी कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब x के साथ जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। बात समझ रही? जिसके साथ नहीं दे रखा उसको cos में पुट कर दो 0 के साथ, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, उस तीसरे वाले एंगल की हो जाएगी, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। पी ए दे रखा है पी और पी बी दे रखा है 2p, और आगे कह रहा है पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी 5/9। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, समझना कि क्या कह रहा है। बोल रहा है कि P एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। इसको यहां पर समझाता हूं मैं आपको। क्या कह रहा है? P एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी कितना है? 5/9, ठीक है। कितना है? P A दे रखा है P, ठीक है, और P B दे रखा है आपको 2p। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो A होगा या तो B होगा। तो यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं पी ए और पी बी का डैश प्लस पी ए डैश और पी बी। तो देखो इसमें ए है बी नहीं है, बी है ए नहीं है, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है कि पी ए को तो पी ए रहने देना है, और बी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, ठीक है। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें भी ऐसे ही 1 माइनस पी ए और ये पी बी इक्वल टू 5/9। अब पी ए कितना है? पी, और पी बी कितना है? 2p। ऐसे यहाँ पर भी ये p है और ये 2p है। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गई है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस का 2p स्क्वायर इक्वल टू में 5/9। अब देखो जोड़ दो, जो जो जुड़ रहे हैं, तो p और 2p हो जाएगा 3p, और ये माइनस का 4p स्क्वायर। एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 27p माइनस का 36p स्क्वायर और इक्वल टू में 5। ये स्क्वायर वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 36p स्क्वायर और माइनस का 27p और प्लस का 5 इक्वल टू में 0। अब इसमें क्या है कि अब आप इसको स्प्लिट करिए, स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, ठीक है। प्लस कर कर 27 और मल्टीप्लाई कर कर 180 आना चाहिए। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? 15 और 12। प्लस कर कर 27 आता है और मल्टीप्लाई कर कर क्या आ जाता है आपका? 180, ठीक है। ये हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस का 15p माइनस का 12p और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है आपका? 3 कॉमन आ जाएगा, 3p, ठीक है। क्या बचेगा? 12p माइनस का 5, ठीक है। -1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 12p माइनस का 5। ये हो जाएगा 12p माइनस 5 और ये हो जाएगा 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है कि p की वैल्यू निकालनी थी हमें इक्वल टू 0 रख के, तो p हो जाएगा हमारे पास 5/12 यहाँ पर, और यहाँ पर p हो जाएगा हमारे पास क्या? 1/3। तो दो वैल्यू आ गई आपकी p की, 5/12 और 1/3, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द ट्राइंगल इज 35, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस एंड दिस, देन के इज। तो देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एरिया आपको क्या दे रखा है, 35 दे रखा है, और वर्टिसेस दे रखे हैं ये। तो लिखते हैं 2 - 6 2 - 6, और बी है आपके पास 5 4 और K4, 5 4 और C है K4। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो दे रखा है आपको 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम। मैट्रिक्स में हाफ और 2 - 6 5 4 और K4। ठीक है, और बाकी जगह पर क्या आ जाता है 1 1 1, और इक्वल टू में उसका एरिया दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इसका, अब डिटरमिनेंट निकाल दो तो ये हो जाएगा 2, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, ये हो जाएगा 4 - 4 प्लस, अब यहाँ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो 5 को 1 से करा तो 5 माइनस का K, और देन +1, ये लाइन गई तो ये हो जाएगा 20 और माइनस का 4K इक्वल टू में 70, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस का 6K प्लस 20 माइनस का 4K इक्वल टू में 70। अब देखो 30 और 20 50, और ये दोनों माइनस का 10। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो 50 माइनस का 70 इक्वल टू में 10K। तो ये हो गया आपके पास कि 10K इक्वल टू में -20, तो K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 माइनस का, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। देखो पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन अगर होता है तो y इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, यही होती है आपकी इक्वेशन। अब y इक्वल टू एक्स, और आपको लिख देना है यहाँ पर dy अपॉन में dx, इस तरीके से लिख देना है, तो ये आपकी हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखना लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स होती है, बट ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो y इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, if A and B are two independent event, दो independent event हैं, then the probability of occurrence at least one of A and B। अब देखो and बोल दिया ना जब भी, तो आपको निकालना होता है टोटल, यानी कि यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, बट आपको क्या दे रखा है कि इन दोनों को इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है। ठीक है ना, जब इंडिपेंडेंट होता है। तो आप इसमें एक फॉर्मूला और जोड़ सकते हो, पी ए प्लस पी बी, मतलब पहले ये लिख देना ऊपर वाला और फिर नीचे ये लिख देना, इंटरसेक्शन की जगह पी ए इंटू पी बी लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18th, A is a matrix of order 3 into 3. What is the number of minors? माइनर्स क्या होंगे, तो माइनर्स क्या होंगे, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो माइनस होगा, तो आपके माइनर्स इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास 9। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं आपके। ठीक है, अगला देखते हैं। अब एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, असर्शन रीजन बाकी है। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन असर्शन रीजन में क्या कह रहा है। असर्शन रीजन में कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। तो फॉग और गॉफ बराबर नहीं है, तो देखते हैं बराबर है या नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, नॉट इक्वल है, तो सही है गलत है ये देखना है आपको। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है इस तरीके से, एफ जी एक्स तो फंक्शन है एफ वाला। ठीक है, उसमें एक्स की जगह पर क्या रखना है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब गॉफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी वाला फंक्शन है यानी कि cos x, और x की जगह पर क्या रखना है,
एफ वाला फंक्शन, ठीक है। दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो यानी कि पहली वाली कंडीशन तो आपकी सही है। क्वेश्चन कह रहा था कि बराबर नहीं है और बराबर नहीं है सही में। अब आगे कह रहा है कि गॉफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स, ये होता है। तो देखो गॉफ फॉग एक्स जो होता है वो होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये वाली टर्म नहीं होती, ये तो मल्टीप्लाई में लिख दिया ना, तो ये होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पहला तो सही है, दूसरा क्या है आपका गलत है, ठीक। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए इज ट्रू बट सी आर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है असर्शन, लाइन दिस लाई इन द प्लेन दिस। अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे मतलब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, तो इसके लिए आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसमें से एक वेक्टर निकलता है नीचे वाला 3i प्लस 11j प्लस 11k, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। और इसमें से भी एक वेक्टर निकलता है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू है, y नहीं है, ध्यान रख रहे हो, y नहीं है, तो ये हो जाएगा 11i, y नहीं है तो 0j, और ये है माइनस का 3k। इस तरीके से ये दो वेक्टर आ गए आपके पास, ठीक है। इन दोनों को क्या करना, आप मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो वो एक दूसरे पर लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 को इससे करा तो 33, 0 और 33, सॉरी माइनस का 33, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि लाइन जो है इस पर लाई कर रही है, लाई कर रही है, क्योंकि उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब देखो लाई करने की कंडीशन में ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन लाई इन द प्लेन इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। बोल रहा है कि अगर लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो प्लेन पर लाई करती है, तो पता कैसे चलता है वो पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है, प्लेन के। तो ये भी बात सही कह रहा है कि लाइन जो है हमेशा पैरेलल मानी जाती है, किस पे, प्लेन के पैरेलल मानी जाती है, तभी माना जाता है कि वो उस पर लाई कर रही है, ठीक है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हैं और दोनों ऑप्शन आपके एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और अगर आपको इस मतलब वीडियो की इस PYQ की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको इसका पूरा आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।